हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर पर बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। 31 मई 2019 को पूछे गए क्वेश्चंस है सीबीटी 1 के अंदर, और उसी सीक्वेंस में आज बात करेंगे अपन सेट नंबर 61 की। 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन सेट अपन कर सकें, जो आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले गाइज। अब गाइज इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी करना है, जैसे ही जेई के पेपर खत्म करने हैं उसके बाद में एनटीपीसी चालू करना है, उसके बाद में अपने को ग्रुप डी चालू करना है। तो इसके लिए आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पर अच्छे से रेस्पॉन्स दीजिएगा, कंटिन्यूटी के साथ में रेस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ाऊँ और आपकी जब भी एग्जाम आए तो आप 100% क्लियर कर पाओ। कंपटीशन टाइट होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में सब लोग छुट्टी मान के बैठ गए हैं। 1 साल तैयारी कर रहे हैं सब लोग। अब यही मकसद है कि 1 साल तैयारी करनी है, तो गाइज कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है, अभी से सीरियस हो जाइएगा। ओके गाइज, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अपने वेतन का 30% खर्च करने के बाद एक आदमी के 2100 रुपये बचते हैं। गाइज मैं मान लेता हूँ 100 रुपये स्टार्टिंग में है उसके पास में, उसने 30% खर्च कर दिए, 30% खर्च कर दिए, तो गाइज उसके पास में बच गए 70 रुपये। ठीक है, अब ये 70 रुपये बच गए और ये कह रहा है कि 2100 रुपये बच गए। तो गाइज मैं इस 70 की जगह 2100 रख दूँगी डायरेक्ट, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2100 रुपये। मैं तो कह रहा हूँ 70 रुपये बच गए और ये कह रहा है कि 2100 बच गए, तो गाइज यहाँ पे मैं कह देता हूँ 2100 रुपये बच गए, यानी यहाँ पे मैंने रख दिया 2100 रुपये बच गए। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब कह रहा है कि शेष राशि से उसने 15% मामूली मरम्मत पर खर्च कर दिया। अब गाइज जो 2100 बचे, 2100 का 15% उसने किस पर खर्च कर दिया, मामूली मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो 2100 का गाइज कितना बचेगा, उसके बाद में 85% बच जाएगा। 85 और 1500 हो गए। 15% उसने मामूली मरम्मत पर खर्च कर दिए, उसकी बचत कितनी है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी गाइज, ये आपकी बचत हो गई, यानी 2100 का 85%। तो 2100 मल्टीप्लाइड बाई 85 अपॉन में 100, तो 21 इंटू 85 कितना होगा गाइज, वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं अपन 85 इंटू 21, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 18, असल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1785 गाइज ऑप्शन सी आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा मैंने 2100 यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग राशि मेरे को नहीं दे रखी, मेरे को पहली बार खर्च करने के बाद में बचत दे रखा है। तो पहली बार 30% खर्च करने के बाद में यहाँ पे जो बचत आती है ये मेरे को राशि दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने 2100 रखा है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 2100 है, 2100 का भी ये 15% खर्च करता है और 85% इसकी बचत है, तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है गाइज, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है गाइज, Cu और लिख दिया मैंने। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है, तो यहाँ पे कॉपर बन जाएगी आपके पास में और आपको पानी देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड क्या होता है गाइज, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे आपका ओनली कॉपर हो चुका है, यानी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो चुका। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो आप कहोगे यहाँ पे रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब अपचयन हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा गाइज। यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो अपन कह देते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन यदि कम हो रहा है तो अपन कह देते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, केबुल लामजाओ कहाँ पे स्थित है, देख लीजिएगा। केबुल लामजाओ क्वेश्चन नंबर 3 है, केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। तो गाइज ऑप्शन आपको दे रखे हैं मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केबुल लामजाओ विश्व का तैरता हुआ। ठीक है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अब गाइज थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी गाइज इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो गाइज इम्फाल है। नजमा हेप्तुल्ला वहाँ पे एट प्रेजेंट राज्यपाल है। ठीक है, ये चलो राज्यपाल सीएम को अपन छोड़ देते, क्या पता आगे आप देखो तब चेंज हो जाए। ठीक है गाइज, मणिपुर की बात करें इम्फाल है। ठीक है, और यहाँ पे मणिपुर के अंदर गाइज लोकटक झील है, लोकटक झील हो गई। मिजोरम की बात करें तो गाइज शिलोंग यहाँ की राजधानी है। सीएम गवर्नर क्या पता आगे जाके चेंज हो जाए। ठीक है, तो मिजोरम की बात करें तो गाइज यहाँ पे शिलोंग इसकी राजधानी होगी। और गाइज इनके अंदर अपन बात करें लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो गाइज मणिपुर के अंदर 1-2-60 है, मिजोरम के अंदर गाइज आपकी 1-2-60 है। 1-2-60 का मतलब एक राज्यसभा है, पहले मैं राज्यसभा लिखता हूँ, उसके बाद में मैं लोकसभा लिखता हूँ, और उसके बाद में कोई विधानसभा है तो वो रखता हूँ, और लास्ट में मैं परिषद का लिखता हूँ। तो 1-2-60 1-2-60 मणिपुर मिजोरम में 1 राज्यसभा है, 2 लोकसभा है और 60 यहाँ पे गाइज आपकी विधानसभा है। ओके गाइज, अब नागालैंड की बात करूँ गाइज यहाँ पे 1-1-60 है। 1-1-60 का मतलब 1 राज्यसभा है, 1 लोकसभा है, 60 यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, मिजोरम गाइज मिजोरम में 1-1-40 है, मिजोरम में 1-1-40 है आपकी। मेघालय है, मेघालय के अंदर है गाइज आपकी 1-2-60। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, यहाँ से गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 1-1-40 है।
ये 1 1 40। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। देखिए गाइज, मणिपुर 1 2 60, मिजोरम 1 1 40, मेघालय 1 2 60 और नागालैंड 1 1 60। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। ये मैंने रखा है, पहले लिखा है मैंने राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की सीट सबसे कम होती है। उसके बाद में मैंने रखा है ये लोकसभा, और लास्ट में लिखा है मैंने गाइज विधानसभा। इस तरीके से मेरी सीक्वेंस है। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा केबुल लामजाओ, आपका मणिपुर के अंदर स्थित है गाइज। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज इसको निकालने का तरीका कैसे है, मैं सबको रख लेता हूँ। 31/40 रख लिया मैंने, 7/8 रख लिया मैंने, 13/16 रख दिया और 63/80 रख दिया। अब गाइज मैं इसमें क्या करूँगा, नीचे वाली संख्या को बराबर करूँगा। नीचे वाली संख्या को बराबर करूँगा। देखिए क्या, यहाँ पे 80 है, इसको भी 80 बनाऊँगा तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दूँगा। इसको 80 बनाऊँगा तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 कर दूँगा। इसको 2 × 2 कर दूँगा। ठीक है गाइज, तो 80 बन जाएगा। नीचे देखिएगा 40 दूना 80, 8 दूना 80, 8 10 80, 16 5 80, नीचे 80। नीचे की सब संख्या बराबर है। अब ऊपर वाली देख लेते हैं, जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। 31 × 2 बन गया आपका 62, 7 × 10 बन गया 70, 13 5 बन गया आपका 65 और ये हो गया आपका 63। तो बताइएगा सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटा आपका 62 यानी 31/40 आपका सबसे छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गाइज। ओके, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गाइज, ए की आय 20 से दुगनी है, उनकी वर्तमान, देखिए गाइज, ए की आय 20 से दुगनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। गाइज इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपन कोई काम में नहीं लेंगे। यदि उनकी वर्तमान आयु 60 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना बनेगा। गाइज एक इनकी आयु का 60 है तो एक जने की, दो कैंडिडेट है तो एक की 5 बढ़ेगी, दूसरे की 5 बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी गाइज, एक जने की 5 बढ़ी और दूसरे जने की भी 5 बढ़ी, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी। यहाँ पे 60 दे रखा है तो आपका आंसर बन जाएगा 70। ठीक है, तो इसका अपने यहाँ पे कोई यूज नहीं आने वाला है। ओके गाइज, वर्तमान आयु 60 वर्ष है। अगर एक जने की वर्तमान आयु गाइज आपकी 60 है तो 5 साल बाद में एक जने की होगी 65। क्लियर है, यहाँ पे वर्तमान आयु का योग दे रखा है दोनों का, तो दोनों में 5 + 5 अपन जोड़ देंगे गाइज, 10 अपना जुड़ जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गाइज निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वस्तु का हमेशा गोलीय दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। गाइज आपका गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा वस्तु को अपन इसके बाईं साइड रखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। गाइज ये होता है आपका मुख्य अक्ष, और इसके समांतर कोई भी हो हमेशा पोल से मेजर की जाती है। ये पोल हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी, समझिएगा ये गाइज, जैसे कि ये है आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पे पोल हो गया, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गाइज कोई भी है, कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया तो इसकी जो मैं हमेशा पोल से मेजर करूँगा दूरी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव का मतलब पोल से मापी जाती है गाइज। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। गाइज ये आपका अवतल हो गया, ये आपका उत्तल हो गया। ये कहता है कि मूल बिंदु के दाईं ओर, ये आपका मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। तो गाइज इसके दाईं ओर वाली सभी दूरी ऋणात्मक होती है क्या। सभी दूरी ऋणात्मक होती है, नहीं होती, ये आपका कैंसिल हो जाएगा गाइज। ठीक है, नहीं होती। अपन बात करें तो ये डिपेंड करता है अवतल है उत्तल, एक के लिए नेगेटिव एक के लिए पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर और उसके लंबवत मापी जाने वाली सभी दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। मुख्य अक्ष हो गया, इसके ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर और उसके लंबवत मापी जाने, गाइज ये मेरे समझ नहीं आ रहा थोड़ा चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें से अपन देखें, ये देखिएगा अभी ये क्या कहना चाह रहा है गाइज, इस लाइन को थोड़ा समझ से बाहर है। ठीक है, ऐसा कोई रूल बन भी रहा है कि, आई थिंक ऐसा कोई रूल भी नहीं बन रहा। मुख्य अक्ष के ऊपर और उसके लंबवत मापी जाने वाली सभी दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। फिर भी चलो देखिएगा जी, इसको सही माना गया। तो यहाँ पे अपन इनमें देखा ये दो सही है, ये अपना गलत है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथे के बारे में कन्फर्म नहीं है ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ गया, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका गलत। ठीक है, 3 के पीछे का मैंने रीजन बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है गाइज, मोहन ने बिंदु ए से चलना शुरू किया। गाइज ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू किया और सीधे पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला। गाइज ये पूर्व डायरेक्शन है, वो 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो ये बाईं डायरेक्शन इसकी इधर बनेगी। बाईं ओर मुड़ा और सीधे 10 किलोमीटर चला। गाइज यहाँ पे 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ा
और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 10 था तो ये 10 है, तो मैंने इसलिए दोनों लाइनों को बराबर किए। ये बंदा यहाँ पे आ गया। बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है? गाइज ये आपकी 6 है यहाँ से, तो ये दूरी भी आपकी 6 हो गई। क्लियर है? टोटल 7 थी, तो ये दूरी कितनी बच जाएगी? ये दूरी आपकी 1 बच जाएगी। अब बंदा तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो ये इधर की डायरेक्शन में 1 किलोमीटर इधर, तो इधर कौन सी होगी? पूर्व। तो आंसर क्या बन जाएगा? बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो बिंदु ए आपका ये रहा, ए से 1 किलोमीटर है पूर्व दिशा में, तो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा ऑप्शन है आपका यहाँ पे गाइज आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, साथ साथ में आंसर देते रहो, आपका आंसर सही जा रहा है। तो जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है गाइज, एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है। जब इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है, अक्ष का वर्ग है, इसको 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। ओके गाइज, इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? गाइज इसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी संख्या उठा लीजिएगा। जैसे कि गाइज मैं 10 ले लूँ, अक्ष की गाइज वैल्यू मैं 10 ले लूँ तो 6 का भाग दूंगा तो 4 बच जाएंगे ना। अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 में 6 का भाग देता हूँ तो 4 बच जाएंगे। तो अक्ष की जगह मैं 10 ले सकता हूँ, या मैं 100 ले लूँ, 100 में 6 का भाग दूँ तो 100 6 96, 4 बच जाएगा। तो मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ गाइज, मैंने अक्ष की वैल्यू ले ली, सपोज 10 ले लिया मैंने, तो गाइज 10 में मैं 6 का भाग देता हूँ तो मेरे पास 4 बच गए। 10 का स्क्वायर यानी 100 में मैं 6 का भाग देता हूँ तो भी मेरे पास 4 बचने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 2019 में निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया? तो गाइज 2019 का 2019 युवा श्री अर्पण योजना का संबंध है, तो गाइज आंसर बन जाएगा आपका ममता बनर्जी, पश्चिमी बंगाल से संबंध है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, दोबारा से आने की संभावना कम है। युवा श्री अर्पण योजना ममता बनर्जी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। दी गई आकृति के अंदर कितने वर्ग है? कितने वर्ग है गाइज? देखिएगा, इधर से मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करूँ मैं 1 2 3 4 5, तो गाइज ये 5 × 5 का वर्ग बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं निकालूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूँ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाइड करूँ मैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाइड किया मैंने 3 का स्क्वायर बन गया, इनको मल्टीप्लाइड किया मैंने 2 का स्क्वायर बन गया, और इनको मल्टीप्लाइड किया मैंने 1 का स्क्वायर बन गया। इन सबको गाइज मेरे को ऐड करना है, इन सबको मेरे को ऐड करना है। क्लियर है? समझ गए आप? तो 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1, तो ये कितना हो जाएगा गाइज? 16 और 4 20 हो गए, 20 से 25 45 हो गए, 45 से 10 55, तो गाइज आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, तो ध्यान में रखिएगा, इधर से कोई सीक्वेंस रख लीजिएगा, इधर से कोई सीक्वेंस रख लीजिएगा। अब गाइज जैसे कि ये 5 × 4 का ब्लॉक होता तो क्या होता? जैसे कि ये 5 × 4 का ब्लॉक होता, ठीक है, तो ये क्या लिखता मैं? 5 × 4 का होता तो 1 2 3 4। अब मैं मल्टीप्लाइड कैसे करता? 5 × 4 20, बाद में करता 4 × 3 12, बाद में करता 3 × 2 +6, बाद में करता मैं लास्ट में 2 × 1, इस तरीके से। ओके गाइस, आंसर बन जाएगा यहाँ पे 55। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की संख्या गाइज, 2 अंकों की संख्या, तो मेरी 2 अंकों की संख्या होगी 10x + y। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, गाइज यहाँ पे इकाई का अंक यानी जैसे कि मैंने 25 लिखा, तो ये होता है मेरा इकाई का अंक। ओके गाइज, और ये हो गया मेरा दहाई का अंक। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है मेरे पास में? इकाई का अंक मेरे पास यहाँ पे है y, इकाई का अंक y है, और दहाई का अंक क्या है मेरे पास में? दहाई का अंक है गाइज मेरे पास x। ये चीज़ समझ में आ गई? 2 अंकों की संख्या मैंने रख ली 10x + y। इसमें मैंने 10 क्यों लगाया? क्योंकि ये दहाई पे आता है, दहाई पे आने की वजह से मैंने 10 लगा दिया। अगर सैकड़ा होता तो गाइज मैं इसको 100 कर देता, 100x + 10y + z कर देता, अगर सैकड़े की बात होती तो। ओके गाइज, तो इसमें 2 अंकों की संख्या मैंने रख दी 10x + y। इकाई का अंक दहाई के अंक का 4 गुना है, तो इकाई का अंक y, तो इकाई का अंक y दहाई के अंक का 4 गुना है, तो ये हो गया 4x। तो गाइज एक समीकरण मेरे पास ये बन गया। इकाई का अंक यानी y दहाई के अंक का 4 गुना है, तो y = 4x हो गया। और अंकों का योग 10 के बराबर है, तो y + x = 10। 2 समीकरण आ गए मेरे पास में। अंकों का योग 10 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पे अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ये 4x इसमें रख दूँ इस समीकरण में,
ये y की 4 अक्स है तो इसकी जगह मैंने रख दिया 4x प्लस x इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू गाइज मेरे पास में 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से मेरे पास में y की वैल्यू आ जाएगी 8, y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 8। तो अब इसमें x की जगह तो मैं 2 रख दूँ, तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 प्लस y की जगह 8, तो गाइज मेरा आंसर बन जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 8 यानी 28। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं गाइज, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की बात कर रहे हैं, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। और गाइज 2020 की जो थीम है, 22 मई 2020 की जो थीम है जैव विविधता मनाया गया वो है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी हमारी जो समस्या का समाधान है वो प्रकृति के अंदर है। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति के अंदर है। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2020 की ये थीम है गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं फटाफट स्पीडली। नी कैप को क्या कहा जाता है? नी कैप यानी घुटना, नी यानी घुटना, और घुटने पे गाइज अपन जो कैप लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? घुटने के ऊपर जो कैप लगी हुई थी उसको कहते हैं पलिया, पटेला। आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी आपका, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नी कैप, अपना जो घुटने वाला जॉइंट होता है उसके ऊपर कैप नुमा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है आपका पटेला, पलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। और बोन टू बोन आपकी हड्डी टू हड्डी कनेक्टेड होती है लिगामेंट के द्वारा, हड्डी मसल्स आपके कनेक्टेड होते हैं टेंडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है गाइस? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 वोल्ट के 3 सेल, 2 वोल्ट का एक सेल, 2 वोल्ट का दूसरा सेल, 2 वोल्ट का तीसरा सेल, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो गाइस ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, तीनों को मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया। सेल है तो प्लस माइनस कर दूँ मैं। ओके गाइस, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया जाता है। बैटरी के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर कितना बनेगा? अब गाइस यहाँ पे और यहाँ पे विभवांतर कितना बनेगा? तो टोटल बन जाएगा आपका गाइस 6 वोल्ट। श्रेणी क्रम में आपका जुड़ जाता है, समांतर क्रम में सेम रहता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही यदि आपके समांतर में होते तो क्या हो जाता गाइस? समांतर में क्या हो जाता? समांतर में क्या होता? यदि ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की, सबको समांतर में जोड़ दिया मैंने, तो मेरा ए और बी के बीच में कितना हो जाता गाइस? ए और बी के बीच में मेरा टोटल वोल्टेज कितना हो जाता? ए और बी के बीच में मेरा टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट ही रहता। बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ो तो गाइस कोई चेंज नहीं होने वाला है, यदि समान वैल्यू की है और हमेशा समान ही रहता है वोल्टेज। पैरेलल के अंदर 2 ब्रांचों के समांतर हमेशा फिक्स रहता है, आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 3 हो गया इसमें 4 हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में कभी भी मेजर कर लो, समांतर में हमेशा आपका सेम आने वाला है। आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट। नेक्स्ट इसको स्किप मारते हैं अपन, सॉल्व करने का जगह नहीं है अपने पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिएगा, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओके गाइस, इसका मान अपने को बताना है। तो देखिएगा 10 स्क्वायर 60 है, और गाइस ये जो कोट स्क्वायर 30 है इसकी जगह मैं 10 स्क्वायर 60 रख सकता हूँ क्या? रख सकता हूँ बाकायदा, क्योंकि कोट 30 होता है वो आपका 10 60 होता है, या 10 60 है वो आपका कोट 30 हो जाता है। तो गाइस ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। क्लियर है? 10 स्क्वायर 60 आपका कोट स्क्वायर 30 से कैंसिल हो जाएगा। अब गाइस 10 45 की वैल्यू मेरे पास में होती है 1, 10 45 की वैल्यू हो गई 1। ओके गाइस, 37 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 37 की वैल्यू होती है हमेशा मेरे पास में 1/2। और गाइस कोशेक 45 यानी साइन 45 की वैल्यू होती है गाइस 1/√2। तो कोशेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोशेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2/1। अब इन सब की वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो गाइस इसकी जगह रख देता हूँ मैं -2, 10 स्क्वायर 45 यानी 1। तो 1 रखूँ या नहीं रखूँ कोई फ़र्क नहीं होता। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 हो गई, ये मेरा कैंसिल हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू 1/4 हो गया गाइज। ओके, प्लस 3/4। गाइज कोशेक 45 की वैल्यू √2 है, तो स्क्वायर करूँगा तो √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? कोशेक 45 की वैल्यू √2, कोशेक स्क्वायर हो जाएगा मेरा 2। तो गाइज देखिएगा ये यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये हो गया -2 प्लस ये हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2। एलसीएम आ गया मेरे पास में 2, तो ये हो गया -4 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 × 4 ये कैंसिल हो गया, 0/2 यानी गाइज मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का गाइज आंसर आएगा 0। आंसर देख लेते क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है क्या? ऑप्शन डी गाइज 0 आ जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन डी देखिएगा 0 आ गया अपना आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन।
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17, अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखिएगा, आप लोगों को बताया हुआ है, साइंस क्विज डेली देखते हो तो इसके बारे में बताया हुआ है। C6H6 का स्ट्रक्चर अपना इस तरीके से बनता है गाइस। ओके गाइस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन सबको दे देते हैं। ओके गाइस, तो देखिएगा ये स्ट्रक्चर बन गया आपका C6H6 और ये होता है आपका बेंजीन। बेंजीन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गाइस। और इसमें 1 2 3 1 2 3 3 तो इसके अंदर पाई बॉन्ड हो गए और पाई बॉन्ड 3 हो गए, बाद में 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। उसके बाद में एक यहाँ से निकलूंगा 10, एक यहाँ से निकलूंगा डबल बॉन्ड से 11, एक यहाँ से निकलूंगा 12 12 इसके अंदर गाइस सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 पाई 12 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए विकल्प में से असंगत को चुनिएगा। असंगत क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं। बासी और ताज़ा एक दूसरे के अपोजिट है। धीमा और सुस्त एक दूसरे के अपोजिट है क्या? दयालु और निर्दयी, ये दयालु है ये निर्दयी है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। सच का अपोजिट झूठ होता है, बासी का अपोजिट ताज़ा होता है और ये दोनों बिल्कुल पर्यायवाची बन चुके, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। धीमा और सुस्त एक ही चीज़ है, तो आपका आंसर बन जाएगा असंगत, ऑप्शन सी। ओके गाइस, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो मैंने यहाँ पे इसका आर्टिकल सेंड कर दिया, आपने डिटेल्स में पढ़ लिया होगा। तो इसमें देखिएगा, निम्न में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? अब देखिएगा, आरबीआई की बात करें, आरबीआई है मतलब मार्केट में कितना पैसा है कितना नहीं है उसके अकॉर्डिंग कुछ कोड डिसाइड करता है। गाइस ये पहले कोड था आपका M बराबर कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस और डिपॉजिट अदर डिपॉजिट। पहले M का यूज़ होता था। M का यूज़ कब होता था गाइस? 1967-68 तक होता था। 1967-68 तक M का यूज़ होता था कोली। और 1977 के बाद में गाइस ये आपके M0 M1 M2 M3 M तक और आगे टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा गाइस, वहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको कि आपका सब प्रकार के मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि जनता के पास कौन सी मुद्रा है, तो जनता के पास जो मुद्रा होती है गाइस उसको बोलते हैं अपन M1। जनता के पास जो मुद्रा होती है M1 कोड का मतलब गाइस जनता के पास प्लस जो भी बैंक के पास में पैसा है या आरबीआई के पास में बैंकों का पैसा है उन सबको अपन मिला दे तो वो होता है आपका M1 कोड। तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, उसमें समझिएगा आप। आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी M1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें गाइस, इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से गाइस मैं साइन थीटा बाहर निकालता हूँ, यहाँ से मैं साइन थीटा बाहर निकालता हूँ तो बन जाएगा मेरे पास में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे से मैं कोस थीटा बाहर निकालता हूँ तो मेरा बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब गाइस ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसका है? ये भी आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका बचेगा साइन थीटा अपन cos थीटा, यानी आंसर आएगा tan थीटा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके गाइज, तो देखिएगा यहाँ पे cos 2 थीटा के मैं 3 फॉर्मूले रखता हूँ। एक तो होता है गाइज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है गाइज 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये 3 फॉर्मूले होते हैं गाइज आपके cos 2 थीटा के। ओके गाइज, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये था मेरा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिएगा यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो गया। 2 cos स्क्वायर माइनस ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह cos 2 थीटा, ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया। साइन बटा cos यानी ओनली tan आंसर बन जाएगा। तो गाइज 3 फॉर्मूले का इसके अंदर यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी गाइज tan थीटा आ गया। सही है, ऑप्शन बी। देखिएगा ये क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं अपन NaOH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ में रिएक्शन कराऊँ तो क्या होगा? तो गाइस ये मेरा जिंक हो गया प्लस 2 NaOH ले लेता हूँ, तो मेरी जो रिएक्शन बनेगी वो बन जाएगी मेरे पास में Na2ZnO2 बनेगी, प्लस मेरे पास में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये होता है आपका सोडियम जिंकेट, ये होता है आपका सोडियम जिंकेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो सोडियम जिंकेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गाइस आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? सुपारी, बरगद, नारियल या ताड़? तो रेगिस्तानी पेड़ की बात करें बहुत लंबा होता है, ताड़ जैसा लंबा होता है। आंसर बन जाएगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। रेगिस्तानी पेड़ आपका गाइस ताड़ है। यहाँ से गाइस इसका जो दूध होता है वो काम में लिया जाता है, पेड़ से की छाल से जो दूध निकाला जाता है वो। तो रेगिस्तानी पेड़ है गाइस आपका ताड़, ऑप्शन बी है।
14 मीटर प्रति सेकंड की गति किसके समान है? किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, तो गाइज 14 इंटू 18/5 कर देते हैं। मीटर पर सेकंड से kmph में जाने के लिए 18/5 से अपन मल्टीप्लाइड करेंगे। जो 14 इंटू 18/5 तो कितना हो जाएगा गाइज? सॉल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा गाइज। सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। ओके गाइज, 18/5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा, बताइएगा, देखिए सोचिएगा विचारिएगा क्या लॉजिक आने वाला है। गाइज 4 का स्क्वायर करूँ 16, 3 का स्क्वायर करूँ 9, तो 16 9 हो गया मेरे पास में 25, 25 में से -2 करूँ तो 23 आ गया। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करूँ 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करूँ 36 हो जाएगा, 9 और 36 हो गया मेरे पास में 45, 45 में से मैं -5 कर दूँ तो 40 आ गया। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया 65 हो जाएगा। 65 में से 7 माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए? 65 में 7 के गाइज 58 आना चाहिए। तो 58 ऑप्शन ए आ रहा है क्या आंसर? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए आ रहा है गाइज। ओके गाइज, सही है। लाख बहुशी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। लाख बहुशी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है गाइज? आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है गाइज, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में स्थित है गाइज ये लाख बहुशी अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो गाइज ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 3180-403, 3180-403/100, 3180-403/100। समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा सीट है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे 31 तो गाइज आपकी राज्यसभा सीट है, उत्तर प्रदेश के अंदर 31 राज्यसभा सीट है, 80 गाइज उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट है, 403 गाइज उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीट है, और 100 गाइज उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद की सीट है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे गाइज आपका क्या है गाइज? विधान परिषद है और विधानसभा दोनों है। क्लियर है? तो 31 राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, 403 गाइज विधानसभा सीट है और 100 विधान परिषद की सीट है। तो ये जो सीक्वेंस रखी है गाइज मैंने 31 80 403/100, ये ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? गाइज आनुवंशिकी का क्षेत्र यानी आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की गाइज? आनुवंशिकी कोड की खोज की गई थी गाइज खुराना ने, और खुराना के साथ में एक कैंडिडेट और थे, उनके नाम की बात करें तो वो थे ऑप्शन नंबर, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन और खुराना दोनों, मॉर्गन और खुराना दोनों ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैथ का क्वेश्चन है, शायद पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, तो इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहो तो आप। गाइज एक समकोणीय पिरामिड का आधार 24 सेमी भुजा का एक वर्ग है। गाइज एक भुजा का वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो गाइज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इस तरीके से गाइज कोई पिरामिड बन रहा है। ओके गाइज, ये पिरामिड मेरा बन गया, समझिए आप प्रैक्टिकली इसको दिमाग में लाइएगा डायग्राम को। यहाँ पे गाइज पिरामिड की ऊंचाई दे रखी है मेरे को, यानी ये वैल्यू मेरे को दे रखी है ऊंचाई। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब गाइज पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई ये गाइज होता है फॉर्मूला किसका? कोई भी समकोणीय पिरामिड है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई। अब गाइज इसके अंदर बात करूँ, जिससे ये मैंने सरफेस ले ली। अब गाइज यहाँ पे ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई मेरे को दे रखी है 16 सेंटीमीटर। गाइज ये ऊंचाई मेरे को 16 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो आधार है गाइज 24 सेंटीमीटर है, ये आधार आपका 24 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा भी मेरी 24 होगी, ये भुजा 24 होगी, तो गाइज ये भुजा कितनी हो जाएगी? ये भुजा मेरी 12 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी मेरी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी गाइज? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ूंगा तो गाइज 400 हो जाएगा, 400 का अंडर रूट निकालूंगा तो गाइज 20 आ जाएगा। तो गाइज ये जो तिर्यक ऊंचाई आ रही है, ये तिर्यक ऊंचाई मेरे पास में कितनी आएगी गाइज? ये आ जाएगी मेरे पास में 20। तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू आ गई मेरे पास में 20। तो 1/2 आधार का परिमाप कितना हो जाएगा? 24 एक साइड है, तो चारों साइड का कितना हो जाएगा? जोड़ूंगा तो 96 हो जाएगा। 96 इंटू आधार तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई मेरे पास में? 20। तो गाइज 2 का 20 में भाग गया 10 बार, 96 इंटू 10 यानी 960 गाइज मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ओके गाइज, तो इस दोबारा से देख सकते हो आप इस वीडियो को चाहो तो। आंसर बन जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी 960। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार नया क्वेश्चन है। विजयन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। गाइज ये विजयन यहाँ से है, यहाँ ये पॉइंट है और दक्षिण में जा रहा है। 15 मीटर चलने के बाद में 15 मीटर चल लिया, बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर किधर मुड़ेगा गाइज, इधर जा रहा है तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा। क्लियर है। और 15 मीटर चला, फिर से आपका 15 मीटर चलता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और फिर से 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब गाइज वो बंदा यहाँ पे आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये डायरेक्शन बतानी है अपने को। तो ये डायरेक्शन तो होगी इसकी पश्चिम और डिस्टेंस होगी 15, तो वो आपका 15 मीटर पश्चिम में है। तो आंसर बन जाएगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है क्या गाइज, ऑप्शन बी आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या अपने, ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ सही है, ये पूर्व डायरेक्शन है गाइज, बिल्कुल सही आंसर है। ये आपकी पूर्व डायरेक्शन है, पश्चिम नहीं है, ये आपकी पूर्व डायरेक्शन है। इस तरीके से देख लीजिएगा, अपन जल्दबाजी में गलत कर देते गाइज क्वेश्चन आते साथ ही। तो आंसर बन जाएगा गाइज आपका 15 मीटर पूर्व। कॉन्फिडेंस कभी कभी ख़राब कर जाता है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर। ओके गाइज, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बाकी देखते हैं सेट नंबर 62 बाद में। गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली बेसिस के ऊपर आप लोग रेस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यूटी बनाऊँ। ओके गाइज, थैंक यू।